नमस्कार, मेरा नाम PR पांडे है और मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। मैंने अपनी लाइफ में 20 साल NGO के ऊपर ये किया है और मैंने ये पाया है कि बहुत सारी चीज़ें जो NGO के बारे में मिथ्स हैं, जो लोगों के मन में होते सवाल, उन सवालों पर मैं सारी चीज़ों को क्लियरिटी के लिए आज बैठा हूँ। मैं साई NGO एंड बिजनेस कंसल्टेंसी के लीगल एडवाइज़र के रूप में कार्यरत हूँ और आज मैं सारी बातों को बताऊँगा। हमारी जो ब्रांचेज़ हैं ये पुणे, पटना, प्रयागराज और रांची में है और आपको इससे सारी जो जानकारियां हैं ये आप हमें कमेंट्स में बाद में करेंगे। मैं सारी जानकारियों को मैं आपको 1 to 1 क्लियर कर दूंगा। जो हम आम NGO वालों के मन में रहता है और आम आदमी सोचते हैं, जो मिथ्स है कि NGO के बारे में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो सबसे बड़ा चीज़ है उनकी सोच के बारे में क्लैरिटी कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे ऑफिस में काफ़ी सारे लोग आते हैं अपनी शंकाओं को लेकर। बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं जिस पर कि हम लोग उनको बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इन चीज़ों को लेकर ही आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी 10 चीज़ें जो लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं। आइए उन मिथ्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं टू द पॉइंट। मिथ नंबर 1। पहली शंकाएं लोगों के मन में ये होती है कि क्या NGO सिर्फ अमीर लोग ही खोल सकते हैं। ये मिथ एकदम से गलत है। आप एक सामान्य व्यक्ति होकर भी NGO स्टार्ट कर सकते हैं। इस NGO खोलने के क्रम में किसी का अमीर होना, किसी के राजनीतिक पैरवी होना नहीं, आपके मन में समाज सेवा और समर्पण चाहिए। इससे आप NGO आसानी से खोल सकते हैं और ये कोई बड़ी सी कठिनाई वाली चीज़ नहीं है। एक सामान्य सी चीज़ है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। आइए आते हैं मिथ नंबर 2 पे। लोगों के मन में शंकाएं रहती है कि क्या NGO चलाने के लिए राजनीतिक पहुँच जरूरी है। जी नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप राजनीतिक पहुंच हो या फिर पहुंच वाले हों। आपकी इसकी कोई भी जानकारी हो या नहीं हो, मैं बताता हूं। आप सामान्य रूप से अपने NGO का रजिस्ट्रेशन कीजिए। समर्पण के भाव से जमीनी स्तर पर अपने क्षेत्र में कार्य करना शुरू कीजिए। अपने सभी शंकाओं के साथ आप अपने पेपर्स को लेकर स्थानीय निकाय में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद दिल से अपनी सेवाओं में जुड़ जाइए जो समाज के लिए काम आए। और आफ्टर 2 और 3 ईयर्स आप गवर्नमेंट से योगदान भी पा सकते हैं। बड़ी आसान सी चीज़ है। इसलिए इस मिथ में न रहे कि केवल पॉलिटिकल लोगों के लिए ही NGO है। मिथ नंबर 3। क्या NGO चलाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने होते हैं। जी, ये भी एकदम से गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक NGO के बनाने में जो खर्च होती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में खर्च होती है और एक अच्छे मार्गदर्शन के साथ आप अपनी NGO को चला सकते हैं। सामाजिक स्तर पर चलाने के लिए कुछ डोनेशन की आवश्यकता हो जो आपके स्थानीय निकाय से या फिर स्थानीय व्यक्तियों से आप खुद के अपने सहयोग से भी इसे चला सकते हैं। प्रारंभिक दौर में ये बहुत ही आसान चीज़ है और किसी भी तरह की ऐसी कोई भी पहल नहीं चाहिए राजनीतिक अथवा पैरवी या पैसे वाली जिससे से NGO आपकी बाधित हो रही है। मिथ नंबर 4। क्या एक व्यक्ति NGO चला सकता है। बिल्कुल नहीं चला सकता है, क्योंकि NGO के ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटी एक्ट या सेक्शन 8 एक्ट में ये क्लियर लिखी हुई है कि संस्था किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हो सकता है। इसमें मिनिमम 2 या मैक्सिमम लोगों के साथ ही चलेगा। आप सेक्शन 8 में जाएंगे तो मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, सोसाइटी में मिनिमम 7% होने चाहिए और ट्रस्ट में भी मिनिमम 2% होनी ही चाहिए। इसलिए आप एक पर्सन के द्वारा अपनी NGO को संचालन नहीं कर सकते हैं। आइए चलते हैं मिथ नंबर 5 पे। क्या NGO की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बहुत कठिन है। बिल्कुल नहीं है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने पारिवारिक मित्रों के हिसाब से या जिनको भी लेके चलना चाहते हैं 3 स्तर पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्वयं से कर सकते हैं। पहला प्रक्रिया में आप अपने जनपद या जिले में जाकर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करेंगे सब रजिस्ट्रार के यहाँ। दूसरी प्रक्रिया में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है जो बिल्कुल ऑनलाइन है। इसे आप स्टेट के मुख्यालय के आवेदन करेंगे ऑनलाइन। और तीसरी है सेक्शन 8 जो कि MCA के पोर्टल पे होती है और ये एकदम से आसान है। कुछ गवर्नमेंट की फ़ीस देनी होती है, बाकी किसी जानकार या कंसल्टेंट से आप मिलके अपनी सुविधा के हिसाब से उन्हें चयन करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। आइए चलते हैं मिथ नंबर 6 पे। लोगों के मन में ये शंकाएं रहती है कि क्या 12A ATG का रजिस्ट्रेशन NGO के साथ स्वतः हो जाता है। ऐसा नहीं है। पहले आइए समझाते हैं कि 12A ATG होता क्या है। 12A ATG इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स एग्जम्पशन होता है जिसमें डोनर को और रिसीवर NGOs को भी मिलता है। अभी
किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होना एक अलग डिपार्टमेंट और अलग पार्ट है, और इनकम टैक्स में 12A ATG का एग्जम्पशन लेना एक अलग पार्ट है। इसलिए ये कभी संभव नहीं है कि आप किसी एक डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करेंगे, स्वतः दूसरे डिपार्टमेंट आपको 12A ATG करके दे देगा। 12A ATG के लिए आपको फिर से अलग जाके पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, और तभी जाके 12A ATG मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ बताना मैं चाहूँगा, यदि एनजीओ आपकी नहीं है तब भी आप 12A ATG का एप्लीकेशन करते हैं और आपको प्रोविजनल विदिन 15 डेज मिल जाता है। आइए हम चलते हैं मिथ नंबर 7 पे। लोगों के मन में शंकाएं रहती है कि क्या सभी एनजीओ को विदेशी फंडिंग मिल जाती है? कदापि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। विदेशी फंडिंग के लिए आपको सबसे पहले FCRA का रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके भी कुछ रूल्स हैं, मिनिमम 3 ईयर्स होने चाहिए, उनको फिर 30 लाख की ट्रांजेक्शन्स भी होनी चाहिए बैलेंस शीट में। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप रजिस्ट्रेशन के बाद आपके डोनर आपको चूज़ करेंगे आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो एक बैलेंस प्रपोजल भी आपको सबमिट करना होता है सभी डोनर्स के पास, तभी ये मिल पाता है। तो ये संभव नहीं है कि सभी को मिल पाता है। मेरे ख्याल से 5% एनजीओज़ ही इसका लाभ ले पाते हैं और उनको ही विदेशी फंड मिलती है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, यदि आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं और आपने प्रॉपर अप्रोच किया है डोनर को अपने बेस्ट प्रोफाइल को लेकर, तो निश्चित है कि आपको फॉरेन फंडिंग मिल जाएगी। मिथ नंबर 9, क्या छोटे एनजीओज़ को CSR फंडिंग नहीं मिलती है? ये एजम्पशन एकदम से गलत है। हर छोटे एनजीओ को अपने टेनर को कंप्लीट करते हुए, अपने कंप्लायंस को कंप्लीट करते हुए, डॉक्यूमेंटेशन को पार्ट को करते हुए यदि अप्लाई करती है तो उन्हें भी मिलता है। एप्लीकेशन में कोई एनजीओ छोटा या बड़ा नहीं होता, बस अंतर इतना ही होता है कि आपके पेपर्स अप टू डेट है कि नहीं, प्रोफेशनली ड्राफ्टेड है कि नहीं, और एक अच्छा सा प्रोफाइल बना के आप एप्लीकेशन करें। निश्चित रूप से आपकी भागीदारी निश्चित की जाएगी और आपको भी फंड मिलेगी। आइए हम चलते हैं जो नेक्स्ट स्टेप में, जो आम लोगों के मन में एकदम से ये रहता है कि क्या सभी डोनेशन टैक्स फ्री होते हैं? ऐसा नहीं है। आप 12A हैं आपके पास तो आपको एग्जम्पशन मिलती है, लेकिन सभी एग्जम्पशन अमाउंट पे जो डोनर्स के द्वारा दिए गए अमाउंट्स है उस पर सारी अमाउंट टैक्स फ्री नहीं होती है। एज वेल एज यदि ATG पे आपने किसी से डोनेशन लिया है तो अपने डोनेशन के अमाउंट को वो डिडक्शन के हिसाब से 50% ही क्लेम मिलती है। किसी किसी केसेस में ये चेंजेस होते हैं, बट ये कंफर्म है कि आपकी सारी अमाउंट टैक्स एग्जेम्प्टेड नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। आइए चलते हैं फाइनल 10th नंबर क्वेश्चन पे, जो आम लोगों के मन में एक सवाल बहुत आता रहता है और ऐसे कई सारे लोग ने ये क्वेश्चन किया है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल और ये सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या आपके रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही आपको फंडिंग मिलने लगती है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में हमने पाया है कि अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या CSR की फंडिंग आपको मिलती है, बट इसके लिए जो मैंडेटरी है, जो स्टेट और सेंट्रल के साथ आपको करना है, कम से कम 2 साल, कहीं कहीं 3 साल आपकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। एज वेल एज यदि CSR के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इंस्टेंट ये फंडिंग अवेलेबल हो जाती है। एज वेल एज आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अपने अप्रोच को देखते हुए, अपने कंप्लायंस को देखते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से भी मिलती है। बट ये अमाउंट बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन इनिशियली छोटे एनजीओज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इसके साथ ही ये सेशन ख़त्म करते हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे आप निश्चित रूप से हमारे DM में या कमेंट्स में बताएंगे। मैं उन सारे सवालों का जवाब दूंगा और ये सारी चीज़ें आपके लिए आसानी से उपलब्ध रहेगी। और अंत में हम बोलना चाहेंगे कि आपकी एनजीओ छोटी हो, नई हो, पुरानी हो, आपने कोई काम नहीं किया हो, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तन मन धन से काम करते रहिए। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब आप सफल होंगे। और इस तरह की कोई भी सोच या क्वेश्चंस आपके मन में आता है तो आप हमें DM करें, मैं उपलब्ध रहूँगा। और यदि इस वीडियो को आपने पसंद किया है दिल से, तो निश्चित रूप से लाइक और कमेंट्स करें। थैंक यू।